नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका दोस्तों रीजन ये है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन, जिससे सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों, गुप्त वंश के समापन के समय भारत अनेक राज्यों में विभाजित हो गया था। दोस्तों, गुप्त वंश के विभाजन के समय भारत अनेक राज्यों में विभाजित हो गया था और 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ, जिनमें अगर हम बात करें तो कश्मीर के कारकोट वंश, उसके बाद दोस्तों थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश, और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो बंगाल में गौड़ वंश, कन्नौज में मौखरी वंश और असम में कापनूप वंश ने दोस्तों प्रतिष्ठा हासिल की थी। तो दोस्तों उसमें अगर इन सभी वंशों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा और यह सबसे बड़ा साम्राज्य पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश ने स्थापित किया था। तो आज का हमारा चैप्टर है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है कि पुष्यभूति वंश ने थानेश्वर हरियाणा में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र हरियाणा के आसपास पड़ती है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम इस वंश के सबसे प्रभावशाली शासक की बात करें तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था और इसके पुत्र का नाम ही दोस्तों हर्षवर्धन था। इसके बारे में अभी हम आगे जानकारी करेंगे। तो दोस्तों पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली प्रथम शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था और इसने परमार भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था और इसने परमार भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। दोस्तों ये प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो यशोमती थी, इनसे दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या का जन्म हुआ राज्यश्री। तो दोस्तों इनके दो पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के पिता जो प्रभाकर वर्धन थे, इनकी मौत लगभग 605 ईस्वी के आसपास हो गई थी। तो उसी समय इनकी माँ यशोमती जो थी, इनकी माँ यशोमती, इन्होंने जौहर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जिस समय हरियाणा में ये वर्धन वंश की स्थापना हुई थी उसी समय भारत अन्य राज्यों में बटा हुआ था और उसमें हमने आपको बताया कि कन्नौज में मौखरी वंश स्थापित हुआ था। तो वहीं मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन भी कहीं कहीं लिखा होता है दोस्तों। तो वहाँ के राजा जो ग्रहवर्मन थे उनके साथ ये प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह हुआ राज्यश्री का। लेकिन दोस्तों बंगाल में उस समय शासक, हमने बताया कि बंगाल में गौड़ वंश का शासक था और वहाँ का शासक जो शशांक था वो राज्यश्री से प्रेम करता था और राज्यश्री से विवाह करना चाहता था। लेकिन दोस्तों इनका राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा का राजा देवगुप्त था दोस्तों, उस समय मालवा में देवगुप्त का शासन चल रहा था और यह बंगाल के शासक शशांक दोनों मित्र थे। दोस्तों मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक जो दोनों ये मित्र थे और इन दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों रीजन ये था कि शशांक जो था वो राज्यश्री से प्रेम करता था और ये मालवा का जो देवगुप्त था ये शशांक का दोस्त था। तो इन शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और राज्यश्री को अगवा करके शशांक उसे बंगाल ले गया। दोस्तों बंगाल का शासक शशांक था और मालवा का देवगुप्त, इसने राज्यश्री को अगवा किया और शशांक इसे बंगाल ले गया दोस्तों। उसके बाद कन्नौज पर दोस्तों शशांक का शासन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कि थानेश्वर में इस बात का जब पता राज्यवर्धन को चला, दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हुआ। जब उसे इस बात का पता चला कि कन्नौज पर शशांक और मालवा का शासक ने आक्रमण करके उसकी बहन को अगवा कर लिया है, तो वह अपनी सेना लेकर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए चला। राज्यवर्धन की दोस्तों प्रथम भिड़ंत मालवा के शासक देवगुप्त से हुई। राज्यवर्धन की प्रथम भिड़ंत दोस्तों मालवा के शासक राज्यवर्धन से हुई और
दोस्तों ये जो देवगुप्त था मालवा का शासक, राज्यवर्धन ने इसको पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन की प्रथम भिड़ंत मालवा के शासक देवगुप्त से हुई और राज्यवर्धन ने इसे पराजित करके इसकी हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगली भिड़ंत राज्यवर्धन की बंगाल के शासक शशांक से हुई, जिसने राज्यवर्धन को पराजित किया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन जो 16 वर्ष का था वो सिंहासन पर बैठा। और दोस्तों सबसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से यही है, हर्षवर्धन है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड दोस्तों 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों इसको शिलादित्य जो है, ह्वेनसांग ने शिलादित्य भी कहा है। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? तो ह्वेनसांग ने कहा है। और आप जानते हैं कि दोस्तों ह्वेनसांग चीनी यात्री था। और आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में और उसके बाद दोस्तों हम ह्वेनसांग पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। और इसे शिलादित्य किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। इसने परमार भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। दोस्तों हर्षवर्धन जो था इसने परमार भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। और अगर हम बात करें दोस्तों, जब ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो इसने हर्ष संवत चलाया। दोस्तों हमने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि जब 58 ईसा पूर्व में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था, तब उसने सर्वप्रथम 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया था जिसे विक्रम संवत कहते हैं। उसके बाद जब हम दोस्तों शक वंश पढ़ रहे थे, जब हमने आपको बताया था कि कनिष्क गद्दी पर बैठा था, तब उसने एक संवत चलाया था और उसे दोस्तों शक संवत कहते हैं। उसी को कहा जाए तो इसी को दोस्तों ये भारत सरकार प्रयोग में ला रही है। तो ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। और उसके बाद दोस्तों गुप्त संवत, जब हम लोग चंद्रगुप्त पढ़ रहे थे, गुप्त वंश के शासक, तब इन्होंने 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत चलाया था। और यहाँ पर 606 ईस्वी में दोस्तों हर्ष ने हर्ष संवत चलाया है। तो ये संवत दोस्तों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे प्रश्न बन जाते हैं और चारों यही ऑप्शन आते हैं। तो किसी एक संवत का नाम पूछेगा और कब लागू हुआ ऐसा, या कब शुरू हुआ था ऐसा पूछते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन जब सिंहासन पर बैठ गया, उसके बाद उसने दोस्तों शशांक को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक जो शशांक था इसको पराजित करके इसकी हत्या कर दी और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों कन्नौज, अभी तक थानेश्वर इसकी राजधानी थी, इसने हर्षवर्धन को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों पहली राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी हर्षवर्धन की कन्नौज हो गई। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगले 60 वर्षों तक कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी का नेतृत्व करता रहा। दोस्तों अगले 60 वर्षों तक उत्तर भारत की राजधानी का नेतृत्व कन्नौज करता रहा। और उसका दोस्तों रीजन यही था कि उत्तर भारत की राजधानी का नेतृत्व ये कन्नौज कर रहा था। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसके पास सभी वे परिस्थितियाँ थीं जो दोस्तों पाटलिपुत्र के पास थीं। पाटलिपुत्र दोस्तों आपने देखा था कि मगध के उत्कर्ष के समय से लगातार पाटलिपुत्र ही सभी राजाओं की राजधानी बनता रहा और वही सभी स्थितियां कन्नौज के पास थीं। दोस्तों पाटलिपुत्र के पास क्या स्थितियां थी? जैसे गंगा का बहना और गंगा का बड़ा मैदान, उपजाऊ और जनसंख्या का होना। तो दोस्तों अगर कहा जाए एक लाइन में कि पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पर पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। और उसका रीजन यही कि कन्नौज के पास वो सभी स्थितियाँ थीं जो पाटलिपुत्र के पास थीं। तो उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में, दोस्तों सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 629 ईस्वी में मध्य एशिया के शिल्प मार्ग से भारत आया और 645 तक भारत में रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उसके बाद दोस्तों अगर इसकी हम यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का किस नाम से है? तो सीयूकी। और ये भारत कब आया था? तो 629 ईसा पूर्व में। और ये भारत में दोस्तों लगभग 16 वर्ष रहा, लगभग 16 वर्ष भारत में रहा। और इसकी जो दोस्तों ये सीयू की रचना है, इसमें यात्रा वृत्तांत है जो इसमें दोस्तों इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयू की में 138 देशों का मतलब यात्रा वर्णन मिलता है। उसके बाद दोस्तों ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। और जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों गुप्त वंश, तब हमने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और कुमार गुप्त ने इसके लिए 200 गांव दान दिए थे। जबकि इसमें अगर बात करें तो दोस्तों 300 गांवों की आय लगी थी।
और उसमें 200 गांव कुमारगुप्त ने दान दिए थे। तो दोस्तों ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग था। दोस्तों दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग था और पहला कौन था दोस्तों, तो पहला फैयान। दोस्तों फैयान था, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तब हमने आपको बताया था कि पहला चीनी यात्री फैयान आया था और इसका यात्रा वृत्तांत फोकोकी नाम से है। दोस्तों फैयान का यात्रा वृत्तांत फोकोकी नाम से है। और अगर बात करें दूसरा चीनी यात्री तो ह्वेनसांग और इसका यात्रा वृत्तांत सी यू की नाम से है। तो दोस्तों इसका यात्रा वृत्तांत सी यू की। और अगर बात करें हम फैयान की तो दोस्तों फैयान का यात्रा वृत्तांत है फो को की दोस्तों। तो फैयान का, और दोस्तों फैयान पहला चीनी यात्री था या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया 629 ईसा पूर्व में, 629 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से किसने कहा, तो दोस्तों ह्वेनसांग को शिलादित्य ह्वेनसांग ने कहा। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन ने चारों ओर विजय अभियान चलाया जिसे ह्वेनसांग ने पंच भारत कहा। दोस्तों ह्वेनसांग ने चारों ओर विजय अभियान चलाया जिसे ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में पंच भारत कहा है। दोस्तों ह्वेनसांग जो था इसने पंजाब से लेकर उड़ीसा तक जीत लिया और भारत का पहला शासक जिसने सकल उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। दोस्तों पंजाब से लेकर उड़ीसा तक को उसने जीत लिया और भारत का पहला शासक जिसने सकल उत्तरापथ स्वामी, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना कि हर्षवर्धन ने सकल उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, पहला शासक भारत का। उसके बाद दोस्तों ये अपने अभियान दक्षिण की तरफ बढ़ाना चाहता था, किंतु जब वो रेवा नदी, दोस्तों रेवा अगर कहा जाए तो नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था, किंतु जब रेवा नदी को पार कर दक्षिण पर हमला करना चाहता था उसी समय वातापी या बादामी के चालुक्य, दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कि चालुक्य, तो उसमें आपको बताएंगे कि वातापी के चालुक्य और बादामी सभी के चालुक्यों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों उसी समय वातापी या बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रीवा नदी या नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया और इस पराजय का वर्णन दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है एहोल अभिलेख, उसमें मिलता है इस पराजय का वर्णन। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें बाणभट्ट के दरबारी कवि, तो दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है कि कादंबरी किसकी रचना है, हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि दोस्तों बाणभट्ट की है। बाणभट्ट जो था वो दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। दोस्तों हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है और हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। दोस्तों हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है और दोस्तों 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था और तभी इसने हर्ष संवत चलाया था और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। दोस्तों 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन आगे अगर बात करें तो हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है और वर्धन वंश का लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। दोस्तों हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। तो दोस्तों हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।